नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान 370 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। कुल 8,446 घरों में किया गया सर्वेक्षण। नागपुर के वाड़ी परिसर के एक अपार्टमेंट में एक वृद्ध महिला की संदेहास्पद मौत से सनसनी। गिट्टी खदान पुलिस ने फिलहाल किया आकस्मिक मौत का मामला दर्ज। और एक व्यक्ति के अंगदान से 5 व्यक्तियों को मिला नया जीवन। शहर के विम्स अस्पताल में अंगदान प्रक्रिया सफल। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को 8,446 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 370 घरों में डेंगू का लार्वा पाए जाने की जानकारी सामने आई है। डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तहत नागपुर महानगर पालिका द्वारा जोन निहाय सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को नागपुर मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8,446 घरों में डेंगू का सर्वेक्षण किया गया। ज्ञात हो कि इन दिनों नागपुर शहर में दिन ब दिन डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा है, जिसे देखते हुए मनपा का स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क हो गया है। इसी कारण जिन घरों में डेंगू ने दस्तक दी है, उन परिसर में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर सर्वेक्षण कर रही है। मंगलवार को शहर में 8,446 घरों का सर्वेक्षण करने के बाद 370 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम को कुल 73 मरीज बुखार से पीड़ित मिले, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिम्फ्लूबेजिरोम की दवाई का छिड़काव भी किया। डेंगू से जुड़े किसी भी लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर का उपचार शुरू करने की जानकारी मनपा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। नागपुर शहर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के तहत एक वृद्ध महिला का आकस्मिक मौत का संदिग्ध मामला सामने आया है। शहर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वाड़ी नाके के पास दाभा परिसर के अशोक एन्क्लेव में रहने वाले सिंह परिवार में एक वृद्ध महिला की मौत से मंगलवार सुबह से ही सनसनी मच गई थी। मृत महिला का नाम गिरिजा शंकर सिंह बताया जा रहा है, जो अशोक एन्क्लेव के 5वें माले पर रहती थी। मृत अवस्था में वृद्ध महिला पड़ी होने से वो लहूलुहान हो गई थी, जिसके कारण उसकी हत्या तो नहीं हुई, ऐसा संदेह जताया जा रहा था। फिलहाल गिट्टी खदान पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किए जाने की जानकारी गिट्टी खदान पुलिस द्वारा दी गई है। आज सकाळी दाभा अशोका एन्क्लेव येथे 1 नंबर टावर बिल्डिंगमध्ये 5व्या मजल्यावर श्री सिंग यांच्या घरी त्यांची आई वय वर्ष 70 यांची मृत अवस्थेत सकाळी मिळून आल्या। बॉडी पोस्टमार्टमकरिता पाठवलेली आहे। सदर प्रकरणी अकस्मात मृत्यू दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास करण्यात येत आहे। नागपुर के विम्स अस्पताल में 16 अगस्त को अंगदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। अंगदान के विषय पर जनजागृति करने के लिए विम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा एक पत्र परिषद भी ली गई थी, जिसमें जनता को अंगदान के महत्व को समझाया गया। नागपुर शहर के विम्स अस्पताल में मंगलवार को एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें विम्स के डॉक्टर और शहर के महापौर ने अंगदान के महत्व को समझाया। ज्ञात हो कि विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा द्वारा समूचे विभाग में अंगदान करने के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। एक तरह से जनता में जन जागृति लाने का कार्य विभागीय आयुक्त कार्यालय के माध्यम से 6 जिलों में किया जा रहा है। इसी बात के तहत नागपुर के विम्स अस्पताल में इस महत्व को साकार करने के लिए पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। 12 अगस्त को ब्रह्मपुरी में एक दुर्घटना में 59 वर्षीय दयानंद सहारे गंभीर घायल हो गए थे और विम्स अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद सहारे परिवार को उनके अंगदान करने के लिए प्रेरित किया गया और परिजनों की सहमति के बाद मृतक के ऑर्गन से 2 मरीजों को किडनी, मरीज को लीवर और 2 लोगों को नेत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे कुल 5 लोगों को एक व्यक्ति के कारण नया जीवन प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी मंगलवार को विम्स में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। मिस्टर दयानंद सहारे जो हमारे पास पेशेंट एक्सीडेंट के आए थे, तो
जब हमने उनका पूरा एग्जामिन किया तो हमारे को वो पाया गया कि वो ब्रेन डेड है। तो ये हमारे लिए भी एक अलग ही अनुभव था कि कैसे पेशेंट के रिलेटिव से कोऑर्डिनेट करना, उनसे कैसे उनको कन्विंस करना कि आप कुछ अच्छे काम के लिए, जो ये काम डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन के लिए आप प्रोत्साहित हो, तो उसके लिए वो जिस हिसाब से उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और उन्होंने हर मतलब वो एक फीलिंग थी जो हमने जब ऑर्गन डोनेशन के बाद जब हमने ऑनर ऑफ डेथ, मतलब जब हमने उनको ऑनर किया बॉडी को, तो एक अलग ही फीलिंग थी। उनके आंखों में हमने खुशी की और गम के दोनों आंसू देखे। और वो देख के मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हर लोग हम मतलब इवन मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ कि शायद मैं ये डिसीजन भी लूँ कि अगर ऐसा ज़रूरत पड़ी तो ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं भी तैयार रहूँगा। मेरे बच्चे ने भी बोला कि दे आर ट्रू लीजेंड्स। मैंने अपने बच्चों से भी ये डिस्कस किया था। तो मैं ऐसे लोगों को सही में मानता हूँ कि दे आर ट्रू लीजेंड्स जो इतना बढ़िया डिसीज़न लेते हैं। और पूजा पाठ तो अपन सब करते ही है, पर इससे बड़ी पूजा पाठ शायद कोई नहीं हो गया जिन्होंने 4 लोगों को जीवन दान दिया है। तो यही मेरा कहना है कि सभी ने इसमें आगे आना चाहिए और लोगों की हेल्प करना चाहिए। 2 लाख फॉलोअर्स है और IMA के माध्यम से हमने जो कोरोना के समय में अवेयरनेस कैंपेन चलाया उसको 70 लाख लोगों ने सुना। इसलिए हमारे एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर का इस अवेयरनेस के लिए भी हम लोग उपयोग कर सके। कारण IMA को सुनने के लिए जो लोग थे वो इसी रूप थे, उनको आदत थी हमारे पोर्टल पर सुनने की। इसलिए हमने एक सप्ताह भर ये वेबिनार चलाने का निर्णय लिया। उसकी शुरुआत करी, प्रथम दिन मैं भी उसमें था। अंगदान के प्रति जो जागृति होनी चाहिए, ये जागृति समाज में बहुत कम है। मैं स्वयं एक NGO चलाता हूँ। मेरे NGO के 125 परिवार के सारे सदस्यों ने अपने नेत्रदान के फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, मृत्यु के पश्चात को डोनेशन हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। और जिंदा रहने तक ये मेरा अधिकार है। मेरे मृत्यु के बाद मेरे बॉडी पर मेरे परिवार का अधिकार हो जाता है। हमारे यहाँ मधुकर बैराड़े नाम के एक व्यक्ति थे जो अकोला में रहते थे, जिन्होंने अपना बॉडी डोनेशन का संकल्प पत्र भरा था, लेकिन बाद में उनके परिवार ने बॉडी डोनेट करने से मना कर दिया। ऐसी भी स्थिति थी और वो न्यायालय तक विषय गया। तो इसलिए परिवार के लोगों का कंसेंट ये सबसे बड़ा महत्व होता है। और जीते जी जब ब्रेन डेड हो जाता है उस स्थिति में करना, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत परिवार की लगती है। इसलिए उसकी काउंसलिंग बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। और काउंसलिंग करते समय जो डॉक्टर की टीम उस पेशेंट की जान बचाने के लिए प्रयास कर रही है, उस पर सबसे ज्यादा विश्वास परिवार के लोगों का होता है। इसलिए उस टीम ने अगर काउंसलिंग की और कम से कम वो परिवार कहीं न कहीं सामाजिक जीवन से जुड़ा है और ये भावना रखता है तो समझता जाती है। अन्यथा ये बहुत बड़ा टास्क है जिसको हासिल करना मुश्किल जाता है। ये सारी टीम जिन्होंने दयानंद सहारे जी के परिवार को इसके लिए तैयार किया, वो सारी टीम का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए। और आप जो प्रश्न कर रहे थे ब्रेन डेड, डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में बताया कि ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के बाद अनुसूचित क्षेत्र की 84 वन अधिकार के दावेदारी की अपील पर मंगलवार को विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा द्वारा विभागीय आयुक्त कार्यालय में सुनवाई ली गई। इस दौरान वन अधिकार के जो दावे किए गए थे उन लोगों से विभागीय आयुक्त ने सीधा संवाद साधा। मंगलवार को नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने उन आदिवासी लोगों से सीधा संवाद किया जिन्होंने अनुसूचित क्षेत्र में वन अधिकार के तहत अपने अपने दावे किए हैं। ऐसे 84 वन अधिकार मामलों में दावेदारी करने की अपील करने वालों से विभागीय आयुक्त कार्यालय में सुनवाई की गई। ज्ञात हो कि गढ़चिरौली जिले में अनुसूचित जमाती और अन्य वन निवासियों के अधिकार, उनकी मांगे जैसे कि आदिम, आदिवासी, अस्थायी लोग, अन्य भटकती जमात, इनके द्वारा किए गए वन अधिकार के दावों पर अपील की गई थी, जिनसे जुड़े सबूत की जांच कर आदिवासी लोगों की अपील पर अंतिम निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी ने फिर समन भेजा है। अनिल देशमुख को बुधवार 18 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कर रही है। ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ ये 5वां समन भेजा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इससे पहले भी ईडी 4 बार अनिल देशमुख के खिलाफ समन भेज चुकी है,
लेकिन अनिल देशमुख एक बार फिर भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इससे पहले उन्होंने अपने स्वास्थ्य, उम्र, कोरोना का हवाला देकर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, तो कभी ईडी से ये सवाल करके हाजिर नहीं हुए कि ईडी को जिस बारे में पूछताछ करनी है उसकी सूची भेजी जाए। कभी वो ये तर्क देकर भी हाजिर नहीं हुए कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की हुई है, उस पर अभी सुनवाई चल रही है। तब तक ईडी द्वारा समन भेजे जाने के कोई तर्क नहीं है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख और उनकी पत्नी को भी समन भेजा था, लेकिन वे दोनों भी ईडी की पूछताछ में हाजिर नहीं हुए। लेकिन सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने देशमुख की याचिका ठुकरा दी। इसके बाद अब देखना है कि अनिल देशमुख ईडी के इस 5वें समन मिलने के बाद पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होते हैं या नहीं। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के कुल 76 मरीज हैं। इस विषय पर जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि डेल्टा प्लस को लेकर राज्य के हर जिले से हफ्ते में 100 सैंपल लिए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी जांच होती है कि वो डेल्टा वायरस है या नहीं। नए वेरिएंट के बारे में स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने यह भी कहा है कि कोरोना के इस तीसरी लहर को लेकर सरकार इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और इसलिए इस विषय में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो वायरस है, जो वेरिएंट है, उसके बारे में अभी संख्या कुल मिला के 76 हुई है। आज 10 की बढ़ोतरी उसमें हुई है, कल तक 66 थी। डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम वीकली सैंपल्स लेते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं 100, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ICMR और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का DMER, इनके माध्यम से, इनके संयुक्त माध्यम से यह प्रकल्प हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी जो टेस्टिंग है और एनालिसिस है वो होता है और इससे पता चलता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है या नहीं। तो इसमें अभी ये सब काम शुरू हुआ है और मुझे इतना ही लगता है कि इसमें हम सभी इंडेक्स केसेस को आइसोलेट कर रहे हैं और सभी जो हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको भी टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको भी आइसोलेट कर रहे हैं। चिंता वाली बात कोई नहीं है, लेकिन हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को नसीहत देते हुए भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ बार बार उंगली दिखाना जायज नहीं है। इस पर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार का बयान राज्य के ओबीसी समाज पर अन्यायकारक है, जहां जल्द से जल्द राज्य को एम्पेरिकल डाटा तैयार करने के लिए सूचित करने की सलाह भी बावनकुले ने इस दौरान दी। केंद्राने राज्याला वाढून दिलं, ताट वाढून दिलं। माननीय मोदीजींनी 127वी घटना दुरुस्ती करून राज्याला संपूर्ण ओबीसी बद्दलचे अधिकार दिले, पण शरद पवार साहेबांनी हे सांगताना विसरले की केंद्राने ताट वाढलं, राज्यांनी ओबीसी समाजाचं ताट जे आहे थांबून ठेवलं। ताट वाढलेलं त्या ठिकाणी जेवायला सुरुवात करू दिली नाही आणि म्हणून मला असं वाटतं की शरद पवार साहेबांनी केंद्रावर दोष देण्यापेक्षा राज्याला सूचना द्यायला पाहिजे होत्या की
ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारला 28 जुलैला जो प्रस्ताव दिला तो प्रस्ताव तातडीने मान्य करा आणि ओबीसी समाजाला न्याय द्या अशा सूचना शरद पवार साहेबांकडून अपेक्षित होत्या. पण शरद पवार साहेबांनी काल ओबीसी समाजाला पुन्हा दुखवलं, ओबीसी समाजावर अन्यायकारक भूमिका घेतली. आणि जर केंद्र सरकारने क्लिअर राज्याला जर आदेश दिले आहेत, राज्याला जर अधिकार दिले आहेत, तर आता माननीय शरद पवार साहेबांनी असं बोलणं हे राज्याच्या ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. मला वाटतं शरद पवार साहेबांना विनंती आहे की आपण पुन्हा एकदा राज्याला सूचना द्याव्या आणि ओबीसी समाजाच्या इम्पेरिकल डेटा डिसेंबरच्या आत तयार करून डिसेंबरपर्यंत ओबीसी आरक्षण राज्य सरकारने द्यावं. शरद पवार साहेबांच्या जर मनात असेल तर आजच त्यांनी माननीय मुख्य सचिव आणि कॅबिनेटला सांगून राज्याच्या ओबीसी जनतेचा 435 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव जे इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याकरता पाहिजे आहे तो मंजूर करावा अशी अपेक्षा शरद पवार साहेबांकडून आहे. हात केंद्राने बांधले असं म्हणतात ताट वाढून, तुमचा इशारा आहे की राज्याने हात बांधले? राज्यानेच बांधले आहे ना. जर राज्यांनी हात बांधले नसते तर मागच्या 20 महिन्यामध्ये राज्य सरकारच्या हातात असताना इम्पेरिकल डेटा का तयार होत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला सांगितलं डेटा तयार करा, मग डेटा का तयार होत नाही? 14 महिने सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्य सरकारने बाजू का मांडली नाही? ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने काढलं तरी राज्य सरकार 4 महिने झाले काहीच कारवाई करत नाही. ओबीसी आयोगाने दिलेला प्रस्ताव मान्य करत नाही. डिसेंबरच्या आत मान्य वडट्टीवारजीने म्हटलं होतं की आम्ही इम्पेरिकल डेटा तयार करतो, अजून सुरुवात झाली नाही. आणि त्यामुळं हे जे झारीचे शुक्राचार्य आहेत, या झारीच्या शुक्राचार्यांनी ओबीसी आरक्षण थांबवलं आहे. मागच्या कॅबिनेटमध्ये आलं नाही, याही कॅबिनेटमध्ये येईल का माहीत नाही, पण ओबीसीचं आरक्षण हे राज्य सरकारने थांबवलं आहे. माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी यांना ताट वाढून दिलं. जेवणाचं जे ओबीसी समाजाला ताट होतं ते हुसकावण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे. माननीय मोदीजींनी तर राज्याला संपूर्ण अधिकार दिले, पण राज्य सरकार आता मागे पडत आहे आणि ओबीसीला आरक्षण मिळत नाहीये. शरद पवार असे पण बोलले की जातीय जो डेटा पाहिजे तो यासाठी देत नाही कारण की मग वेगवेगळ्या जाती आरक्षण मागेल. माननीय मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री असताना 69 लाख चुका त्या डेटा. नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक दोपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है. इस वाहन चोर से चोरी की 2 गाड़ियां बरामद की गई है, जबकि इसके पहले भी आरोपी पर चोरी के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. नागपुर शहर में आए दिन दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही है, जिसे देखते हुए शहर में पुलिस ने दिन में भी नाकाबंदी शुरू की हुई है. इसी बात के मद्देनजर शहर के तहसील पुलिस स्टेशन के तहत एक 20 वर्षीय दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम हर्षल खोत बताया जा रहा है. दुपहिया वाहन चोर हर्षल को शहर के टांगा स्टैंड चौक से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 2 गाड़ियां बरामद की गई है. तहसील पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दुपहिया वाहन चोर पर पहले से चोरी के मामले दर्ज है, जिसको सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी की घटना कबूल की है. आमच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे अधीनस्थ पथक पोलीस हवालदार प्रमोद शनिवारे, शंभू किरार, यशवंत डोंगरे आणि स्टाफ हे काल पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना टांगा स्टँड चौकात एक इसम संशयास्पद दिसून आला. त्याला विचारपूस केली असता तो हर्षल सुधाकर खोत वय 20 वर्ष, राहणार नाईक तलाव बांगलादेश, PS पाचपावली हा रेकॉर्डवरील मोटरसायकल चोरीचा गुन्हेगार असल्यामुळे पोलीस हवालदार प्रमोद शनिवारे यांनी व त्यांच्या पथकाने त्याला पोलीस स्टेशनला आणून विचारपूस केली असता त्याच्या ताब्यात व्हाईट कलरची MH ॲक्टिवा MH40 AP 7405 ही वाहन दिसून आले आणि ते वाहन पोलीस स्टेशन तहसील येथून दिनांक 24/7/2021 रोजी चोरी गेले होते. फिर्यादी रमेश नारायणराव गोन्नाडे वय 45 वर्ष, पाचपावली पहिला फाटक रहिवासी हे जागनाथ बुधवारी करता काही कामाने व्हाईट ॲक्टिवा गाडीने आले होते आणि दुकानात गेले असता त्या दरम्यान त्यांची गाडी चोरून नेली होती. त्या संदर्भात पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 529/21 कलम 379 भादवीने गुन्हा नोंद केला होता. ती चोरीची गाडी असल्यामुळे त्याला त्या गुन्ह्यात अटक करून आमच्या पथकाने आरोपीला सखोल विचारपूस केली असता आरोपी हर्षल सुधाकर खोत वय 20 वर्ष, राहणार नाईक तलाव बांगलादेश, PS पाचपावली याने कबूल केले की
त्याने 26 जानेवारी 2021 रोजी अग्रेसन भवनजवळ महाराष्ट्र बँकेसमोर एक ड्रीम युगा काळ्या रंगाची गाडी होती, जिचा क्रमांक MH49Y5032 हा होता. ती 30,000ची गाडीसुद्धा चोरून काम झाल्यावर लावारीस फेकून दिली असे त्याने आपल्या तपासात सांगितले. आरोपी हर्षल सुधाकर खोत याच्याकडून एक ॲक्टिवा गाडी आणि एक ड्रीम युगा गाडी असा 45,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. आरोपी हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याला विद्यमान कोर्टात पुटअप करून अजून आरोपीने किती चोरीच्या गाड्या चोऱ्या केल्या आहेत आणि आरोपीकडून अजून काही गुन्हे डिटेक्ट होतात त्याचा तपास केला जाईल. अमेजॉन कंपनी में डिलीवरी का काम करने वाली युवती के पार्सल का बैग चोरी करने वाले युवक को हुडकेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े जाने के बाद उसने सनसनीखेज खुलासा किया है. पार्सल डिलीवर नहीं होने पर कंपनी ने ग्राहकों को पैसा रिफंड कर दिया. इसके बाद भी लोगों ने आरोपी से अपना पार्सल ले लिया. इतना ही नहीं, पुलिस को माल वापस करने में भी आरोपी आनाकानी करने लगा. पकड़ा गया आरोपी स्वप्निल विजय दंदी बताया गया. वह पहले अमेजॉन और जोमेटो कंपनी में डिलीवरी का काम कर चुका है. अयोध्या नगर निवासी खुशबू गुप्ता अमेजॉन कंपनी में पार्सल डिलीवरी का काम करती हैं. 31 जुलाई को एक पार्सल पहुंचाने के लिए टुकड़ोजी चौक के धनश्री अपार्टमेंट में गई थी. अस्वस्थ होने के कारण खुशबू ने पार्सल की बैग नीचे छोड़ दी. इसी बीच स्वप्निल बैग चोरी करके फरार हो गया. बैग में कंपनी के 16 पार्सल रखे हुए थे. खुशबू की शिकायत पर हुडकेश्वर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. स्वप्निल कैमरे में कैद हो गया. पुलिस के पास वाहन का नंबर भी आ गया. आरटीओ से वाहन मालिक का पता लगाया गया. जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह घबरा गया. उसने बताया कि किसी ने उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट लगा ली है, जिसके कारण उसके घर पर कई चालान आ चुके हैं. यहाँ से निराश पुलिस ने जब दूसरी बार फुटेज कंगाली तो राज खुल गया. जब पुलिस आरोपी के घर पर पहुंची तो वहाँ वाहन खड़ा मिला. पुलिस ने स्वप्निल को हिरासत में लिया. चोरी गए माल के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पहले अमेजॉन कंपनी में डिलीवरी का काम कर चुका है. पार्सल पर डाले गए पते पर जाकर उसने ग्राहकों को प्रोडक्ट्स डिलीवर किया. कुछ लोगों ने ऑनलाइन पूरा पेमेंट कर दिया था, कुछ लोगों की रकम बाकी थी. उन्हें पार्सल देकर उसने रकम ली और मौज मस्ती में पैसे उड़ा दिए. शहर के बाहरी इलाकों में प्रेमी जोड़ों को लूटने वाली गैंग के 2 सदस्यों को कलमना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन बदनामी के डर से युवा पुलिस को शिकायत करने में संकोच कर रहे थे. पकड़े गए आरोपियों में धर्मनगर निवासी लक्ष्मण मानिकपुरी और भगत नगर निवासी राहुल यादव का समावेश है. उनका साथी गंगाबाग निवासी राहुल उइके फरार होने में कामयाब हो गया. आउटर रिंग रोड परिसर प्रेमी युगलों की आवाजाही होने के कारण आरोपी भी सक्रिय हो गए थे. युवाओं को चाकू की नोक पर धमकाकर और मारपीट करके उनसे नगद और मोबाइल आदि सामान लूट लेते थे. बदनामी के डर से कोई शिकायत नहीं करता था. कुछ दिन पहले आरोपियों ने एक प्रेमी युगल को डरा धमका कर लूटने का प्रयास किया. युवती के साथ भी मारपीट की. विरोध करने पर युवक को चाकू मार दिया. जख्मी युवक ने पुलिस से शिकायत की. कलमना पुलिस को जानकारी मिली कि लूटपाट की वारदातों में सक्रिय 3 अपराधी विजयनगर बाजार चौक पर घूम रहे हैं. खबर मिलते ही पुलिस दस्ता वहां पहुंचा. राहुल उकई भागने में कामयाब हो गया. पुलिस ने लक्ष्मण और राहुल को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की कबूली दी. उनसे 2 मोबाइल और वाहन सहित 44,000 रुपए का माल जब्त किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार 2022 तक जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के अलग अलग हिस्सों में फ्लैट स्कीम तैयार की जा रही है, जिसके अनुसार पीएम आवास योजना के घटक क्रमांक 3 अंतर्गत बचे 2,980 फ्लैट के लिए सोमवार को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई. ऑनलाइन लॉटरी में भी लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों रिमोट से इसका उद्घाटन किया गया. दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, सांसद कृपाल तुमाने और विधायक आशीष जायसवाल, उप जिला अधिकारी अविनाश कातड़े, अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्याय, कार्यकारी अभियंता प्रशांत भांडरकर भी उपस्थित थे. पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि योजना के माध्यम से सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों को उनके हक का घर मिल रहा है. उनके सपनों को साकार करने तथा घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार जुटी हुई है. लोगों को जो आश्वासन दिए गए उसे पूरा किया जा रहा है. लॉटरी पद्धति से विजेता लाभार्थियों को बधाइयां भी दी गई. राउत ने कहा कि NMRDA के माध्यम से योजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी करने का प्रयास हो रहा है. लॉकडाउन की जटिल समस्या के बावजूद निर्माण पूरा करने की चुनौती को स्वीकार किया गया.
लोगों का सपना पूरा हो, यही सरकार की इच्छा है। इसी इच्छा शक्ति के बल पर अब लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। भविष्य में यह सिलसिला जारी रहने की आशा उन्होंने जताई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।